मुझे पता है वो खापों के बंदे हैं, खापों के प्रधान रहे हैं और खापों का जो योगदान किसान आंदोलन में जैसे ही रहा, वैसे ही मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की इस विजय यात्रा में भी किसान के संगठन के प्रतिनिधि और खापों के प्रतिनिधि साथ ही आके काम करेंगे। उसमें सबसे अच्छा उदाहरण सोमवीर सांगवान जी ने प्रस्तुत किया है। सोमवीर सांगवान जी की इस बात में बहुत प्रेज होनी चाहिए। उन्होंने लोगों के प्रेशर, उनके भी समर्थक थे जो चाहते थे कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने अच्छा निर्णय लिया। मैंने कल उनको इस बारे में मुबारकबाद भी दी है। तो हमने 1154 लोगों से सर्वे किया है, तो मुझे लगता है कि जो सर्वे की फाइंडिंग है लगभग रिजल्ट वही आने वाला है। 20,000 मतों से मनीषा सांगवान जी विजय होकर विधानसभा पहुंचेंगी। जी नमस्कार, आपका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसा कि आपको पता है, कल से चुनाव के पर्व का आगाज़ हो चुका है। सब लोगों ने नामांकन अपने भर दिए हैं और मुझे तो ये बताते हुए खुशी हो रही है, लगभग सभी पार्टियों के उम्मीदवार यहाँ हैं। और आपको हमारे बारे में पता है कि हम लोग कांग्रेस की टिकट के एक टिकटार्थी थे, लेकिन पहले दिन से हमने ये घोषित किया था कि टिकट खुद को मिले या किसी और को मिले, हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे और जो भी उम्मीदवार होगा उसे विजय बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करेंगे। इसी सिलसिले में मनीषा जी ने कल नामांकन भरा, हमारी टीम के साथी उसमें भी शामिल हुए, उनके ऑफिस में भी विजिट किया और आने वाले समय में हम कुछ काम पूरे विधानसभा में उनके साथ मिलकर करने वाले हैं। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें एक मुद्दा तो यही था कि हम भारत जोड़ो अभियान के साथी, दीपक लांबा टीम के साथी सब लोग अपना समर्थन मनीषा सांगवान जी को दे रहे हैं। आने वाले समय में जब तक चुनाव प्रचार का दिन रहेगा 3 तारीख तक, हम पूरे हलके में, गाँवों में उनके प्रचार में अपना पूरा समय लगाएंगे। पहली बात तो ये आपसे साझा करनी थी। दूसरी बात ये साझा करनी थी कि हमारी टीम ने अभी पीछे विकसित दादरी संकल्प यात्रा की थी, जिसकी सूचना आपके को भी प्राप्त है और आपके थ्रू पूरे हलके के लोगों को भी प्राप्त है। इस यात्रा में हमने लोगों को अपना परिचय पत्र दिया था, अपने बारे में बताया था, मुद्दों के बारे में बात की थी, लेकिन अक्सर जो हमने आपसे बात की, इस यात्रा में हमने एक अपना सर्वे भी करवाया है। सर्वे ये एक रैंडम सर्वे था, जो आगे आया उससे बात करी और सर्वे के जानकारों के अनुसार जो सैंपल साइज है उससे कहीं अधिक सैंपल साइज हमारी चरखी दादरी में हुआ। तो हमारी टीम के 2 मुख्य साथी जिन्होंने इस सर्वे में काफ़ी योगदान दिया है, मैं आपका परिचय उनसे करवाना चाहूँगा। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे सिद्धार्थ हैं, ये इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग की अपनी पढ़ाई करके अभी हमारे एक्टिविज्म में, हमारे ऑफिस में, हमारा काम में सहायता भी करते हैं। साथ में इनका इंटरेस्ट समाज को, सोसाइटी को जानने में, चुनावी प्रक्रिया सीखने में है। तो जो सर्वे टीम थी उसके मुख्य साथी के रूप में और साथ में इस सर्वे का टेक्निकल सपोर्ट के रूप में इन्होंने काम किया। मेरे इधर वसुंधरा जी हैं, ये महाराष्ट्र से हैं और आपके प्रेस और मीडिया से रिलेटेड रही हैं, काफ़ी इनका एक्सपीरियंस है और ये महाराष्ट्र से आकर यहाँ महिलाओं की स्थिति और इसके अलावा चुनाव में दादरी का क्या रुख है उस पर इनकी एक विशेष रुचि थी। तो इन दोनों साथियों ने ये सर्वे अपनी टीम के साथ, इसके अलावा कुछ और सदस्य भी थे, इन्होंने ये सर्वे हमारी यात्रा के पैरेलल किया। जिस गांव में हम जाते थे उसी गांव में ये लोग अपनी टीम के थ्रू लोगों के घरों में जाकर बात करते थे। तो सर्वे की कुछ टेक्निकलिटी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वो टेक्निकलिटी अपने आप में एक इशारा करती है कि आने वाले समय में दादरी के अलावा हरियाणा भी किस तरफ करवट लेगा। तो ये जो सैंपल साइज है इसमें हमने 1154 लोगों से बात की। ये 63 गाँवों में 1154 लोगों से बात की गई। बात करने में एक क्वेश्चनर का यूज़ किया गया है और इसकी सर्वे की यदि फाइंडिंग आप देखें तो इन 1154 लोगों में से हमारे पास 80% जो बात करने वाले थे वो पुरुष थे और 19% महिलाएं थी। तो सर्वे में ये जरूर है कि आपको इस डाटा से ये जरूर लगेगा कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम था। वो हमारे समाज की स्थिति भी है, घरों में महिलाएं होती हैं और हमारे पास टीम मेंबर के रूप में महिला साथियों की थोड़ी कमी थी, लेकिन वसुंधरा जी ने उस काम को बखूबी निभाया है और 19% महिलाएं का मतलब ये है कि 220 महिलाओं से हमने चुनाव के बारे में सवाल किए हैं। तो ये जो डाटा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं इसमें महिलाओं और पुरुषों की दोनों की भागीदारी है। अब आयु की बात कर लेते हैं। हमारे क्षेत्र में जो आयु की सीमा है वो आप देख सकते हैं कि भारत को हमेशा ये कहा गया है कि वो एक युवा देश है। युवा देश का
सीधा सीधा रिफ्लेक्शन हमारे सर्वे में भी है। आप देखेंगे कि 25 से 40 साल के बीच में जो लोग हैं उनकी संख्या 28% थी और 40 से 60 के बीच में 40% थी। तो हमारे देश के जैसा इंडिकेशन है, हमारे सर्वे का इंडिकेशन भी उसी तरफ इशारा करता है। इसके बाद आप जातिगत समीकरण की बात करें, हमारा समाज जातियों में बटा है, इस चीज से कोई इंकार नहीं कर सकता। इन जातियों के हिसाब से जनसंख्या भी है। हमारे सर्वे में ये जो 1154 लोग थे, इसमें अलग अलग जाति के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो मैं सिर्फ आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं ये डाटा कि हमारा सर्वे जो है किसी एक जाति का ना होके समाज के हर वर्ग को शामिल करते हुए बना। तो जो सर्वे था, इसमें यदि जाटों जो ऑडियंस था या जिसने सवाल दिया, जो सब्जेक्ट था जिसने सवालों के आंसर किए, जाटों की संख्या 34% रही, चमार दलित समाज से 14% रहे, पंडितों की संख्या 11% और यादवों की संख्या 7.5% रही। तो ये हमारे समाज को ना अपितु दादरी का बल्कि हरियाणा का पूरा लेखा जोखा जातिगत समीकरण के हिसाब से लगभग रखता है। तो हमारा सर्वे जो हमारी टेक्निक थी वो लगभग सही स्थिति में जाता हुआ हमारे को इस डाटा से दिखाई देता है। अब बात कर ली जाए, हमने हरियाणा सरकार के बारे में लोगों से पूछने के लिए एक सवाल रखा कि हरियाणा सरकार की परफॉर्मेंस उन्हें कैसी लगती है। देखिए, व्यवस्थाओं में दादरी के बारे में दो राय नहीं। आज आप बारिश में आए हैं, आपको व्यवस्थाएं तो शहर में पता लगी गई होंगी, पूरे हल्के की अव्यवस्थाओं के बारे में आप पहले से जानते हैं। लेकिन हमने सरकार की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए एक सवाल पूछा। सवाल था, क्या कोविड के दौरान हरियाणा सरकार ने ठीक से काम किया? इसके जवाब में इन 1154 लोगों के जो जवाब थे, कुछ ने कहा कि पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता, इनकी संख्या 5% थी। लेकिन जो नहीं कहने वाले थे कि कोविड में हरियाणा सरकार का काम अच्छा नहीं था, इनकी संख्या 70% थी। मतलब 1100 में से 1815 लोगों ने ये कहा कि हरियाणा सरकार की परफॉर्मेंस कोविड में अच्छी नहीं थी। मतलब जो ये बार बार ये बात करते थे कि सुशासन की बात करते थे, मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते थे, वो सारी की सारी इस सवाल से धूमिल होती दिखाई देते हैं। 70% लोगों ने ये कहा है कि हरियाणा सरकार का काम अच्छा नहीं होता है। तो ये सर्वे का अहम सवाल था जो आपसे साझा किया गया। इसके बाद एक आप आए दिन अखबारों में, आपके यूट्यूब चैनल्स पे, मीडिया पे आप देखते रहे हैं कि हरियाणा में अपराधों की स्थिति क्या है। इसके लिए हमने ये सवाल पूछा कि क्या हरियाणा में अपराधों की संख्या बढ़ी है। तो आप जानकर हैरान होंगे, कुछ लोगों ने इसको टालने के लिए कहा कि मुझे पता नहीं या मैं कुछ कह नहीं सकता। इनकी संख्या 22% थी। तो आप अब देख लीजिए, यदि 100 में से 22 कम कर दिए जाएं तो लगभग 80% लोगों में से 51% लोग ये कह रहे थे कि हरियाणा में अपराधों की संख्या बढ़ी है। बहुत से यहाँ पे नेताओं ने बार बार बयान दिए हैं। हमारे प्रदेश के जब मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री मैं आज से कह सकता हूं क्योंकि अंतरिम गवर्नमेंट चल रही है, उन्होंने ऑलरेडी अपनी विधानसभा को भंग कर दिया है। तो जो हमारे एक्स मुख्यमंत्री माननीय सैनी साहब जो थे, उन्होंने जिस दिन शपथ ग्रहण की उस दिन उन्होंने ये पता था उन्हें कि देश और प्रदेश की जनता देख रही है कि हरियाणा में अपराध बढ़ रहा है। उन्होंने इस चीज़ से पीछा छुड़वाने के लिए बयान दिए थे कि 1 हफ्ते के अंदर जो अपराधी हैं वो हरियाणा छोड़ के चले जाएं, मैं उनको सबको ठीक कर दूंगा। लेकिन मुझे लगता है ये जो सर्वे है ये हमारे विकसित दादरी संकल्प यात्रा के दौरान 22 जुलाई से 25 अगस्त के बीच में हुआ है। तो ये सर्वे का जो डाटा है 25 अगस्त का है, चुनाव से अब बस कुछ दिन पहले की बात है। तो अपराधों के मामले में जनता ये जानती है कि अपराध बढ़े हैं और सरकार उसको रोकने में नाकामयाब हुई है। इसके अलावा जब ये सरकार की परफॉर्मेंस अपराधों के बाद बात में एक क्वेश्चन ये भी था, क्या आपके अनुसार नायब सैनी की सरकार को दोबारा हरियाणा में सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए? जिसका सीधा असर है, अर्थ है ये है कि लोगों से पूछा गया कि नायब सैनी सरकार को आप दोबारा सपने में भी देखना चाहते हैं कि नहीं। तो इसमें उनका जो जवाब था, देखिए कुछ लोगों ने इससे थोड़ा सा अपने को दूर हटाने की कोशिश की। किसी ने कहा कि अभी पता नहीं, थोड़े समय बाद बताएंगे। इनकी संख्या 300 के लगभग थी। 1154 में से 300 लोगों ने ये कहा कि हम इसका जवाब देने में अभी सक्षम नहीं है, चुनाव होगा उसके बाद बता पाएंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, बहुमत ने ये कहा, लगभग 60% लोगों ने कहा कि नायब सैनी सरकार को दोबारा नहीं आना चाहिए, जिनकी संख्या 690 लोग थे।
690 लोगों ने ये कहा कि नायब सैनी की सरकार दोबारा वापस नहीं आनी चाहिए। इसमें एक सवाल ये भी था, हम ये जानना चाहते थे कि वोट का पैटर्न क्या रहेगा। तो हमने ये पूछा कि लोकसभा में आपने किसको वोट दिया। लोकसभा चुनाव जा चुका था, लोगों ने कहा कि कांग्रेस की हाँ करने वाले 719 लोगों ने ये कहा कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था लोकसभा में, और 392 लोगों ने कहा कि उन्होंने बीजेपी को दिया था। तो यदि परसेंटेज की बात करें तो 62% लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, जिन लोगों से हमने सवाल किए। हरियाणा में वोटिंग परसेंट क्या था वो आप अपने आप जानते हैं, लेकिन सर्वे के दौरान 62% लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की बात कही, और बीजेपी के पक्ष में लोगों ने कहा कि हमने पिछले चुनाव में 34% लोगों ने ये कहा कि हमने बीजेपी को वोट दिया था। अब इसके बाद एक अगला सवाल यही बनता है कि लोकसभा में तो आपने जिस पार्टी को वोट दिया, आप विधानसभा में क्या करने वाले हैं। तो सवाल था, यदि कल हरियाणा विधानसभा में चुनाव हो जाएं तो आप किस पार्टी को वोट देंगे। तो स्पष्ट था, ये पूछा जा रहा था कि आप 5 तारीख को किसका बटन दबाएंगे। तो इसमें सीधा हिसाब किताब था। किसने कहा कि जब उम्मीदवारों की सूची आएगी तब सोचेंगे, लेकिन इनकी संख्या 16% ही थी। 190 लोगों ने ही ये विचार बताया, लेकिन बहुत से लोगों ने क्या कहा, कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में कहने वालों की संख्या थी 795, जो कि 68% है, और बीजेपी को सिर्फ 14% लोगों ने समर्थन दिया। मतलब जिन लोगों से हमने सर्वे किया उसमें से सिर्फ 14% लोग ये कह रहे थे कि इस बार हम विधानसभा में बीजेपी को वोट देंगे, जिनकी संख्या 1154 में से 161 थी। तो आप देख सकते हैं हरियाणा में वोट किधर जाने वाला है। ये सवाल सीधा था, और वोटिंग परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए यदि हम इस चीज को सोचें, लोकसभा में क्या वोट बीजेपी को मिला और अब विधानसभा में क्या मिलने वाला है। लास्ट में आखिरी सवाल, जो कि हमारे सारे सर्वे का निष्कर्ष लगाता था, हमने पूछा यदि आज चुनाव हो जाएं तो किस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। ये सीधा स्पष्ट था कि यदि मैं सरकार में भागीदार नहीं भी हूं, मान लो मैं ये कहता हूं कि मैं XYZ पार्टी को वोट दूंगा, लेकिन मैं आंसर में ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, मतलब यदि मैं बीजेपी का भी समर्थक हूं लेकिन मेरे दिमाग में यह है कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। ये आंसर इसलिए सवाल पूछा गया ताकि आंसर में उसको ये सुविधा हो जाए। तो इस सवाल के उत्तर के रूप में पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकता, 19% लोगों ने कहा कि सरकार किसकी बनेगी, उन्हें अभी नहीं पता। लेकिन ये सिर्फ संख्या बहुत कम थी, 226 लोगों ने कहा। लेकिन आपको जान के ज़्यादा अचंभा नहीं होगा, क्योंकि हम माहौल को सब जानते हैं। तो 70% के करीब लोगों ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, और इसके विपरीत जो अभी लोकसभा में 14% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, सिर्फ 10% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार भी बन सकती है। तो इस सारे लेखे जोखे का अर्थ ये निकलता है कि हरियाणा में कांग्रेस को जो वोट परसेंटेज है, लोकसभा में जितनी वोट मिली और विधानसभा में जितनी वोट मिलने वाली है, उसमें जो अंतर है वो 6% से ऊपर का है, 6.5% का अंतर है, जिसका आप ये देख लें कि इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा वो मैं संभावना आपके सामने अभी रखूंगा। लेकिन बीजेपी का भी ऐसे ही यदि हम वोटिंग परसेंटेज मान लें तो 20% वोट उनका घट रहा है। ये दादरी का सर्वे है, लेकिन जातिगत समीकरण के हिसाब से मुझे ये लगता है ये पूरे हरियाणा का सर्वे है। और मुझे लगता है जो दादरी का अभी लोकसभा में जो परफॉर्मेंस था, जिसमें आपको पता ही है 5000 से ऊपर का मार्जिन लेके कांग्रेस की लोकसभा की जो अपनी सीट है उस पर मार्जिन था, मतलब वो जीते थे कांग्रेस पार्टी के सदस्य। अब बात यह है कि इस विधानसभा में हमारा अनुमान है कि ये जो 6% वोट कांग्रेस का बढ़ रहा है, इससे यहाँ मार्जिन बढ़ने की संभावना पुरजोर है, और मुझे लगता है लगभग इस बार मार्जिन 20,000 का रहने वाला है। ये हमारा और हमारी टीम का अंदाजा है कि कांग्रेस की कैंडिडेट श्री मनीषा सांगवान जी यहाँ से 20,000 मतों से जरूर विजय होंगी, ये हमारा सर्वे कहता है। अब बात हमने ये भी कही कि हम उनका समर्थन कर रहे हैं, हमारी टीम कल से ही उनके काम पे लग गई है। इसी काम के सिलसिले में जो तीसरी बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको पता है हम लोगों की टीम हमेशा गांव में जाकर लोगों को मिलने के लिए यात्राएं करती है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, मनीषा जी के साथ हर जगह जाएंगे, काम करेंगे, उनकी स्टेज शेयर करेंगे, कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उसके अलावा एक कार्यक्रम हमने विजय संकल्प यात्रा का 16 दिन का कार्यक्रम बनाया है।
16 तारीख से लेके 1 तारीख तक हमारी ये यात्रा गांव-गांव जाएगी, जो हमारे हल्के के सभी गांव हैं। जिस तरह आपने देखा होगा विकसित संकल्प यात्रा जो हमने की थी, विकसित दादरी संकल्प यात्रा, उसमें हम हर गांव तक, हर घर तक पहुंचे थे और वादा करके आए थे कि जब भी कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट घोषित हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए, वोट मांगने के लिए आपके पास दोबारा आएंगे। तो इस यात्रा का नाम हम विजय संकल्प यात्रा रख रहे हैं और हमारा पूरा का पूरा इसमें जो टारगेट है, हर गांव तक, हर गली तक, हर घर तक जाने की टारगेट हम लेके चल रहे हैं। इसका फॉर्मेट सिंपल होगा। मनीषा सांगवान जी का पर्चा बांटेंगे, उनके पक्ष में प्रचार करेंगे, कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र में हुई घोषणाओं का प्रचार करेंगे, लोगों के प्रति जो वादा कांग्रेस पार्टी कर रही है वो उनको बताएंगे। साथ में दादरी में व्यवस्था सुधारने का वादा हम अपनी तरफ से और हमारी जो कैंडिडेट हैं मनीषा सांगवान जी, उनकी तरफ से लोगों को करके आएंगे। तो मुझे लगता है आने वाली 5 तारीख को हरियाणा और दादरी का मतदाता इस बार बीजेपी को काफ़ी भारी मतों से हराकर हरियाणा में एक नई प्रो पीपल सरकार का गठन करने वाले हैं। और उम्मीद है आपसे सरकार के गठन के समय और बीच में यात्राओं के समय भी बात होती रहेगी और मुझे लगता है इस बार वोटर बीजेपी को भगाएगा और कांग्रेस को लाएगा। धन्यवाद। क्या मानते हैं? मुझे ये लगता है कि मैंने जो सुना है या जो मेरी जानकारी है, एक उम्मीदवार ही हैं जिन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है। उसके अलावा जो 36 टिकटार्थी थे, 35 बचे, वो सब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार मनीषा सांगवान जी को सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है, हमारे जो समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं, समाज में बहुत से लोग हैं, वो अजीत फोगाट जी को भी देर सवेर जरूर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बिठा भी लेंगे, बात भी कर लेंगे और उन्हें कहेंगे कि अपना समर्थन जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसे दें। सोमवीर सांगवान की बात करें, उन्होंने समर्थन भी दे दिया है और मनीषा सांगवान के मंत्री पद का भी बोल दिया है कि मंत्री पद मिल सकता है। देखिए, कल मैं, सोमवीर जी, मनीषा जी, हम लोग सब नॉमिनेशन के लिए जब मनीषा जी गई, हम साथ ही थे और सोमवीर सांगवान जी की इस बात में बहुत प्रेज होनी चाहिए। उन्होंने लोगों के प्रेशर, उनके भी समर्थक थे जो चाहते थे कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने अच्छा निर्णय लिया। मैंने कल उनको इस बारे में मुबारकबाद भी दी है कि एमएलए साहब, आपका जो निर्णय है वो सारा देश देख रहा था, आपने बहुत सही निर्णय लिया है कि ऐसे व्यक्ति में, ऐसे समय में व्यक्ति अपना स्वार्थ छोड़ के जो देश और प्रदेश के हित का काम है उसमें आगे बढ़े, तो ऐसे व्यक्ति की तारीफ भी होनी चाहिए। और मुझे पता है वो खापों के बंदे हैं, खापों के प्रधान रहे हैं और खापों का जो योगदान किसान आंदोलन में जैसे ही रहा, वैसे ही मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की इस विजय यात्रा में भी किसान के संगठन के प्रतिनिधि और खापों के प्रतिनिधि साथ ही आके काम करेंगे। उसमें सबसे अच्छा उदाहरण सोमवीर सांगवान जी ने प्रस्तुत किया है। तो ये जो विजय संकल्प यात्रा आप निकालने वाले हैं, तो मनीषा सांगवान साथ रहेंगी या अलग अलग इलाकों में आप घूमेंगे? नहीं, हमने अपना जो शेड्यूल है हम उनसे शेयर करेंगे। देखिए, आपको पता है चुनाव के समय जो उम्मीदवार है उसके बहुत से कार्यक्रम होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, प्रेस मीट्स होती हैं। तो हमने ये उनसे उम्मीद की है कि वो हमारी कुछ यात्रा में शामिल रहें। हमने अपनी तरफ से अपनी टीम को उनके पूरे डिस्पोज ऑफ पे रखा है। यदि वो हमें ये कहेंगे कि एक दिन के लिए यात्रा बंद कर दीजिए और आप मेरे इस काम में लग जाइए, तो हम उस दिन उनके काम में लग जाएंगे। इसीलिए मैंने सिर्फ आपको तारीख बताई है कि 16 तारीख से हम शुरू करेंगे। अंत वाली जो तारीख है वो 3 तक भी जा सकती है एज पर शेड्यूल, और हम अपने आप को उनको पूरी तरह समर्पित करते हैं। वो जो कहेंगे हम करेंगे। हाँ, साथ में उनका रहना होगा कि नहीं होगा वो उनके समय पे निर्भर करता है। आपने जो ये सर्वे निकाली है, क्या लगता है कि ये सर्वे, क्योंकि इसमें आपने कांग्रेस की ही बटन दिखाई है जबकि आप भी कांग्रेस के टिकट थे? जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। ये सर्वे बायस्ड इसलिए नहीं है, आपने देखा होगा कि जब हम यात्रा कर रहे थे तो ये दोनों सदस्य आपको कहीं देखने को नहीं मिले होंगे। आपके कैमरे पे बहुत सारी हमारी यात्राओं की रिकॉर्डिंग है। ये हमारी वो टीम है, मैंने आज आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाया है, जो अलग गाड़ी में, अलग गली में, अलग समय पे जाती थी और ये अपना काम घरों में अंदर जाके बैठ के करते थे, हम लोग गलियों में घूमते थे। तो मुझे लगता है कि ये सर्वे देश के बेहतरीन और अनबायस्ड सर्वे में से एक है। सैंपल साइज भी बहुत बड़ा है, इतने सैंपल की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन हमारी टीम ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया। मुझे लगता है एक विधानसभा पे यदि आप 400-500 सैंपल साइज भी ले लें
तो भी विधानसभा आकलन दे देती है। तो यहाँ तो हमने 1154 लोगों से सर्वे किया है, तो मुझे लगता है कि जो सर्वे की फाइंडिंग है लगभग रिजल्ट वही आने वाला है। 20,000 मतों से मनीषा सांगवान जी विजय होकर विधानसभा पहुंचेंगी। टिकट वितरण के बाद मनीषा सांगवान जी से आपकी कोई बात हुई है? बिल्कुल हुई है, मुबारकबाद दी है और उन्होंने अपनी तरफ से साथ काम करने का न्योता दिया है। कल नॉमिनेशन के समय बात हुई है, कल मैं उनके ऑफिस में गया, ऑफिस में तो मुलाकात नहीं हो पाई और उम्मीद है हमारी आज कल में एक मीटिंग होगी जिसमें हम थोड़े थोड़े कामों का बंटवारा कर लेंगे। जी, ठीक है।